लेता हूँ। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मंदिर निर्माण की वास्तुकला की नागर, बेसर और द्रविड़ शैली के बारे में। तो ये मंदिर निर्माण की 3 विभिन्न शैलियाँ हैं, ठीक है। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी, और जो बेसर शैली है यह नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है। और यह उत्तर और दक्षिण के जो बीच वाला भाग है, जो हम दक्कन का क्षेत्र कहते हैं, यह उस वाले क्षेत्र में प्रचलित थी। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मंदिर वास्तुकला की जो शैलियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की शैलियाँ प्रमुख रूप से तो नागर, बेसर और द्रविड़ी है, लेकिन इनके अंतर्गत भी बहुत सारी शैलियाँ हैं, जैसे नायक शैली हो गया, होयसल शैली, विजयनगर शैली, ठीक है, दक्कन वाले क्षेत्र में, पाल शैली बंगाल वाले क्षेत्र में। तो ये विभिन्न शैलियाँ हैं जो कि नागर, बेसर और द्रविड़ के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। हिंदू मंदिर के जो अवयव होते हैं प्रमुख रूप से, तो वह प्रमुख रूप से गर्भगृह होता है, जहाँ पे प्रमुख जो देवता स्थान ग्रहण करते हैं, ठीक है। मंडप होता है जो गर्भगृह के सामने एक पोर्च टाइप का यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, क्षेत्र होता है, यह मंडप कहलाता है। शिखर क्या, ये जो गर्भगृह के ऊपर इस प्रकार का एक संरचना बनी होती है, इसे शिखर कहा जाता है, ठीक है। और वाहन, जिसपे जो प्रमुख देवता यहाँ पे आसन ग्रहण करते हैं, वह उनका वाहन या आसन कहलाता है। तो ये हिंदू मंदिर के प्रमुख अवयव हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब नागर शैली। तो ये जो चित्र दर्शाया गया है ये नागर शैली का ही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 5वीं शताब्दी के पश्चात भारत में नागर शैली का उदय होता है उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत अर्थात नर्मदा नदी के उत्तर वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसकी विशेषताएं हैं विभिन्न पंचायतन शैली का प्रयोग। हमने एक पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, ठीक है, पंचायतन शैली के बारे में। तो पंचायतन शैली क्या होती है, एक प्रमुख जो मंदिर परिसर के अंदर एक प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है, उनका मंदिर बड़ा होता है और उनका काफ़ी बड़ा मंडप भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक मंदिर का निर्माण होता है, परंतु इसके आसपास भी छोटे छोटे गौण देवता, इनके भी छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से जिस प्रकार पंचायतों में सरपंच प्रमुख होता है और पंच लोग उससे छोटे होते हैं, या यूं कहे कि पंच उनके सरपंच के सहायक होते हैं, और वे न्याय करने के लिए 4 पंच के साथ में एक सरपंच बैठता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक प्रमुख देवता के साथ में 4 भगवान या 4 जो गौण देवता हैं वो चारों आसपास बैठे हुए रहते हैं। तो एक पंचायत प्रकार की ये संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे पंचायतन शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो नागर शैली में अधिकतर पे पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया। यहाँ पे पंचायतन शैली का बार बार शब्द का प्रयोग होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की जो शैली होती है, प्रमुख देवता के आसपास यहाँ पे विभिन्न गौण देवता, तो यह पंचायतन शैली कहलाती है, ठीक है। मुख्य मंदिर के सामने मंडप, ठीक है, यह हो गया गर्भगृह वाला क्षेत्र, इसके सामने ये पूरा मंडप वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और गर्भगृह के बाहर नदी देवी की प्रतिमा, जैसे यहाँ पे तो उस चीज़ को दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए गर्भगृह की दीवार है, तो इस जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है, तो ये प्रवेश द्वार के इस साइड और इस साइड यहाँ पे 2 ऐसी प्रतिमाएं होगी नदी देवी की, चाहे गंगा यमुना हो, सरस्वती हो, तो ये विभिन्न जो देवियों की यहाँ पे मूर्ति बनाएगी, ठीक है। मंदिर परिसर में जलाशय नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। नागर शैली में ये जो परिसर हो गया, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जलाशय का प्रयोग नहीं किया गया है। और जो मंच होता है, जो जहाँ पे मंदिर का एक प्रकार का मंदिर का बेस होता है, वो काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो मंडप में जो है स्तंभों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये जो मंडप बनाया जाता है आगे में, तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आप स्तंभ देख सकते हैं, तो इस प्रकार के स्तंभों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे शिखर 3 प्रकार के बनाए जाते थे, लतीन या रेखा प्रसाद शिखर, तो यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। एक जैसे वर्गाकार गर्भगृह हो गया, तो उसके ऊपर सीधे सीधे इस प्रकार से त्रिभुज आकार एक लतीन या रेखा प्रसाद इस प्रकार से शिखर बना दिया जाता है, ठीक है। फरसाना का क्या होता है, आधार चौड़ा होता है, ठीक है, और ऊंचाई कम होती है, अर्थात ये इस प्रकार से ही वर्गाकार को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए इस प्रकार से, तो ये आयताकार टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो शिखर बनाया जाएगा, तो इसकी जो ऊंचाई कम होगी, ये काफ़ी छोटा सा एक शिखर बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको फरसाना शिखर कहते हैं। और वल्लभी शिखर आयताकार, यहाँ पे आधार के ऊपर एक प्रकार का अर्धचंद्राकार एक शिखर बनाया जाता है, तो इस प्रकार से ये वल्लभी शिखर हो गया, ठीक है। अब शिखर के ऊपर आमलक का निर्माण यहाँ पे अमूमन होता ही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये शिखर हो गया यहाँ तक का, और इसके ऊपर इस प्रकार के एक घड़े, उल्टे घड़े नुमा यहाँ पे संरचना होती है, ठीक है। तो यह एक आमलक कहलाता है। और आमलक के ऊपर कलश,
कलश की यहाँ पे वो हो जाती है। तो कलश कैसा होता है, इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक लोटा हो गया, लोटे के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से संरचना हो जाती है, तो ये कलश का संरचना हो गया। ठीक है। मंदिर के अंदर और 36 दीवारों पे रथ, जो मंदिर के अंदर और 36 दीवारें होती है उन्हें रथ कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है, इस प्रकार से मंदिर है। तो यहाँ से आप प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो प्रवेश करने के बाद आपको इस प्रकार की संरचना मिलेगी मंदिरों की। इस तरफ भी दीवारें, इस तरफ भी दीवारें, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रथ हो गया, 2 रथ हो गया, एक 3 रथ। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है इसे रथ कहा जाता है। और जहाँ पे 3 रथ हैं उन्हें त्रिरथ, जहाँ पे पंचरथ है उन्हें पंचरथ। तो ये विभिन्न प्रकार की हमें आकृतियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नागर शैली है इसके अंतर्गत 3 शैलियाँ हैं, जिसमें उड़ीसा शैली, ठीक है, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली। तो ये विभिन्न शैलियाँ हैं जिसके अंतर्गत ही आती नागर शैली के अंतर्गत। तो उड़ीसा शैली उड़ीसा वाले क्षेत्र में बाहरी दीवार पे नक्काशी और आंतरिक रिक्ता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो बाहरी दीवारों पे काफ़ी नक्काशी की गई है, जैसे कि आप इन मंदिरों की दीवारों पे इस प्रकार की नक्काशियाँ की गई है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नक्काशी की गई है, परंतु आंतरिक भाग में नक्काशी नहीं की गई। यहाँ पे आंतरिक भाग दिखाया नहीं गया है, बाकी आंतरिक भाग एकदम प्लेन दिखेगा आपको। जो ठेवड़ी होता है या जिसे पोर्च होता है, ठीक है, वो लोहे के गर्डरों का सहारा दिया गया है। यहाँ पे स्तंभ नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। सामने यहाँ पे पोर्च के लिए लोहे के गर्डरों का ही प्रयोग किया गया है। और शिखर रेखा देउल या एक क्षैतिज छत जैसी, जो कि शीर्ष पर एकदम से अंदर की ओर मुड़ा, यहाँ पे ये गया ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आमलक आएगा तो ये अचानक से अंदर मुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो रेखा देउल संरचना कहलाती है, ठीक है। मंडप को इसमें जगमोहन कहा जाता है। सामने अगर मंडप आता है इसके तो इसे जगमोहन कहते हैं, ठीक है। मुख्य मंदिर वर्गाकार है, जैसे कि आप यहाँ पे सूर्य मंदिर को भी देख सकते हैं कोणार्क का, कि ये वर्गाकार एक बना हुआ है और परकोटे से घिरा हुआ है। मंदिर में जो है परकोटा है, अर्थात एक मुख्य मंदिर हो गया, उसके चारों ओर दीवारें, तो इस प्रकार से, और एक प्रवेश द्वार, तो इस प्रकार के परकोटे से घिरे हुए। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप यहाँ पे देख सकती हैं, उदाहरण दिखाया गया है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो शैली। तो खजुराहो शैली, सबसे पहले तो खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेल शासकों के द्वारा इनका संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों दीवारों पर नक्काशी का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है और नक्काशी में कामुक मूर्तियाँ बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यह है जो खजुराहो शैली के अंतर्गत यह खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है। तो ये कंदरिया महादेव मंदिर में बाहरी और आंतरिक दीवारों पर नक्काशी की गई है। वात्स्यायन की ये जो कामुक मूर्तियाँ यहाँ की वात्स्यायन के कामसूत्र से प्रेरित है और इसमें 3 कक्ष बनाए गए हैं। पहला तो आप यहाँ मंदिर में भी देख सकते हैं, ये तो हो गया गर्भगृह का शिखर, ठीक है, यानी ये गर्भगृह वाला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा ये मंडप वाला क्षेत्र हो गया और उसके भी आगे छोटा सा और एक अर्धमंडप। तो इस प्रकार से 3 संरचनाएं यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भगृह तक के जाने के लिए जो गलियारा होता था, आप जैसे यहाँ पे एंट्री करते हैं इस क्षेत्र से, तो यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए एक क्षेत्र से गुजरना होता है, इतना लंबा दूरी, तो इसे अंतराल कहते हैं, ठीक है। मंदिर अधिकतर पूर्वमुखी होते थे और पूर्वमुखी या उत्तरमुखी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मंदिरों की जो दिशाएं हैं वो निर्धारित कर दी गई थी, या तो पूर्वमुखी बनेगी या तो उत्तरमुखी बनेगी। यहाँ पे भी पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया। पंचायतन शैली क्या होती है कि हमने चर्चा की थी, मुख्य देवता के आसपास गौण देवता, तो इस प्रकार के यहाँ पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया। सहायक मंदिरों में भी रेखा प्रसाद शिखर हैं। अगर मान लीजिए ये मुख्य मंदिर हो गया और आसपास इसके चारों तरफ मंदिर हैं, वहाँ पे भी इसी प्रकार के शिखर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के अपेक्षाकृत ऊंचे जगती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका बेस काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। इतने बड़ी सीढ़ी का प्रयोग किया गया है ऊपर जाने के लिए। तो ये जो है मुख्य रूप से मंदिर को अलग संरचना देने के लिए यहाँ पे इतने ऊंचे जगती या मंच का प्रयोग किया जाता था। ये आप उदाहरण देख सकते हैं खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सोलंकी शैली, ठीक है। ये हो गया सोलंकी शैली। ये गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र के सहित में उत्तर पश्चिम भागों में सोलंकियों के द्वारा मंदिर निर्माण की गई, ठीक है।
तो सोलंकी शासकों के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया और दीवारों पे नक्काशी रहित है। ठीक है, यहाँ पे दीवारों पे नक्काशी नहीं बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्तंभों पे नक्काशी है, परंतु आंतरिक दीवारों पे यहाँ पे नक्काशी नहीं की गई है। गर्भगृह अंदर और बाहर दोनों तरफ मंडप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये गर्भगृह हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सामने से भी जुड़े हुए हैं और अंदर के जो परकोटे से भी ये जुड़े हुए हैं। बरामदे में सजावटी धनुषाकार द्वार बनाया गया जिसको तोरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बरामदे में या परिसर में बावड़ियाँ बनाई गई। जैसे ये जो सीढ़ी से नीचे आप उतर रहे हैं तो यहाँ पे बावड़ी है। ठीक है, जो जिसे सूर्य कुंड कहा जाता था। बावड़ी की सीढ़ियों पर भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इन मंदिरों छोटे छोटे जो मंदिर बनाए गए इनके ऊपर लकड़ी के से नक्काशी की गई, लकड़ियों के ऊपर यहाँ पे नक्काशी करके इससे संलग्न कर दिया गया है। मुख्य रूप से इसमें पत्थर, बलुआ पत्थर और काला बेसाल्ट और नरम संगमरमर का प्रयोग किया गया इन मंदिरों को बनाने में। मंदिर अधिकतर पूर्वमुखी, क्योंकि सूर्य मंदिर का एक तात्पर्य है कि सूर्य मंदिर अधिकतर सूर्य जिस दिशा से उदय होता है उस दिशा में ही उसका मुख हो, ताकि वह भगवान को स्पर्श करे उसकी प्रकाश। ठीक है, तो इसका उदाहरण है मोढेरा का सूर्य मंदिर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह मोढेरा का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं द्रविड़ शैली। ठीक है, तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत जिसमें पहले पल्लव कला के बारे में चर्चा करते हैं, तो पल्लवों में सबसे प्रथम जो मंदिर निर्माण शुरू हुआ महेंद्र वर्मन के समय में शुरू हुआ। तो महेंद्र समूह कहा जाता है इसके समय में बनी मंदिरों को। चट्टानों को काटकर इस मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, एकाश्म पत्थरों से ही मंदिर का निर्माण किया गया और महेंद्र वर्मन द्वारा पल्लव शासक जो था इसके द्वारा ही पूरे महेंद्र समूह के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इन मंदिरों को यहाँ पे मंडप कहा जाता था। ठीक है, मंडप पहले तो अच्छा हमने नागर शैली में चर्चा की थी कि मंडप सामने वाला हिस्सा होता था गर्भगृह के, परंतु यहाँ पे पूरे मंदिरों को ही मंडप कहा जाने लगा। नरसिंह समूह में चट्टान नरसिंह जो वर्मन हुए, तो महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन आते हैं, उनके समय में जो मंदिरों का निर्माण हुआ तो चट्टानों को काटकर बनाए जो मंदिर होते थे, ठीक है, उन्हें मूर्तियों से सजाया गया, वहाँ पे मूर्तियाँ लगाई गई और मंडप को अलग अलग रथ में विभाजित कर दिया गया, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने विभिन्न रथ यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। रथ यानी कि एक प्रकार से मंदिर ही होता है। ठीक है, जैसे कि ये छोटी मंदिर हो गई तो इसे रथ कहा दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ा रथ है धर्मराज का रथ और सबसे छोटा रथ है द्रौपदी का रथ। ठीक है, एकाश्म पत्थर पे से निर्मित मंदिर ही यहाँ पे रथ कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये विभिन्न रथ का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसमें 5 पांडवों के 5 नाम से 5 रथ हैं। नेक्स्ट है राजसीय शैली। ठीक है, राजसीय शैली के अंतर्गत मंदिरों की जो वास्तविक संरचना का निर्माण यहाँ से शुरू होता है, राजसीय शैली से। ठीक है, इससे पहले हमने चर्चा की थी नरसिंह समूह पर, नरसिंह वर्मन के समय पे, लेकिन यहाँ तक तो चट्टानों को काटकर ही मूर्तियाँ मंदिरें बनाई जाती थी, लेकिन राजसीय शैली में मंदिरों की वास्तविक संरचना का विकास होता है। जैसे कि आप उत्कृष्ट रूप से मंदिर जो देख सकते हैं, कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से बनाया गया। नंदीवर्मन के समय जैसे इस प्रकार से राजसीय शैली के समय में मंदिर काफ़ी ऊंचे बनने शुरू हुए, काफ़ी बड़े बनने शुरू हुए, परंतु नंदीवर्मन शैली में आकार छोटा होना शुरू हो गया इनका धीरे धीरे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चोल कला। तो चोल वास्तुकला, तो चोल वास्तुकला में जो ऊंची ऊंची 4 दीवारी बन गई सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे मंदिर का एक परिसर होता था तो ये जो परिसर में जो दीवारें हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची बन गई और एक ऊंचा प्रवेश द्वार, जैसे यहाँ पे प्रवेश द्वार होता है तो यह काफ़ी ऊंचा यहाँ पे गोपुरम बनाया जाने लगा। ठीक है, एक मंदिर के जैसे ही संरचना, लेकिन वह द्वार नुमा होती थी। पंचायतन शैली, जैसे हमने चर्चा की थी मुख्य देवता के साथ में गौण देवता, तो इन सभी का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। पिरामिड नुमा शिखर बनना शुरू हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इस प्रकार से शिखर बनना शुरू हो गया पिरामिड नुमा। विमान पर अष्टकोणीय शिखर होते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिखर है इसका अष्टकोणीय होता था और केवल मुख्य मंदिर में ही विमान होते थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मुख्य मंदिर में है, परंतु मंडपों में यहाँ पे विमान नहीं है। सभा हाल और गर्भगृह से जुड़ा जो स्थान होता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है, मंदिर में यहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जितनी यात्रा करनी पड़ती है, तो इस पूरे क्षेत्र को अंतराल कहा जाता था। नेक्स्ट जो है गर्भगृह में द्वारपाल, जो हमने चर्चा की थी कि इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई मुख्य द्वार में आप मतलब प्रवेश करते हैं देवता के मंदिर में, तो यहाँ पे उसके स्तंभों, उसके पास के स्तंभों में यहाँ पे द्वारपाल के चित्र बनाए जाते थे मूर्तियाँ। ठीक है, जिसमें मिथुन और यक्ष इसकी मूर्तियाँ अधिकतर बनाई जाती थी और परिसर में जलाशय यहाँ की मुख्य विशेषता है।
यहाँ पे जैसे परिसर हो गया, यहाँ पे मुख्य मंदिर हो गई, गौन देवता हो गए, तो एक क्षेत्र में यहाँ ऐसा जलाशय बनाने का यहाँ पे रीति रिवाज शुरू हो गया। ठीक है, तो उदाहरण तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं चोल मूर्तिकला। चोल मूर्तिकला में प्रमुख रूप से है नटराज की मूर्ति। ठीक है, तो नटराज की मूर्ति यहाँ पे देखते हैं, ये रही नटराज की मूर्ति, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इनके हाथों का आप क्रम देखते हैं, तो दायां हाथ जो कि ऊपर का जो दायां हाथ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डमरू पकड़े हुए दिखेगा, जो कि सृजन का प्रतीक है। ठीक है, डमरू की वाद नाद से ही पूरे सृष्टि का सृजन होता है। जो बायां हाथ है, ठीक है, ये अग्नि पकड़ा हुआ है। ये जो ऊपर वाला ही बायां हाथ जो है, इसमें अग्नि धारण की हुई, जो विनाश का प्रतीक है, अर्थात जैसे सृजन हुआ डमरू से, उसके बाद विनाश हुआ, विनाश के बाद तुरंत ही फिर उसके थोड़ी देर बाद ही सृजन शुरू हो जाता है। तो यह आदि और अंत को दर्शाता है। इसका जो अभय मुद्रा है, दायां हाथ, यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे वाला जो दायां हाथ है वो अभय मुद्रा को दर्शाता है, अर्थात ये आशीर्वाद देता हुआ और एकदम निडर मुद्रा में यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और बायां हाथ अगर निचला हाथ देखें तो यह अपने पैर की ओर दिखाता है। आप इस दिशा में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह पैर की ओर अर्थात मोक्ष की ओर दिखाता है। आप प्रभु की शरण में जाइए, आपको ये मोक्ष प्रदान करेंगे। ठीक है, और ये जो नीचे छोटा सा बौना है, तो यह बुराई का प्रतीक है, अर्थात शंकर भगवान जो हैं या नटराज देवता हैं, तो ये अपने बुराई को अपने से दूर रखते हैं, अर्थात नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं नायक शैली, जिसे मदुरै शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में शुरू हुई और इसमें इस्लामी और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, गर्भगृह के चारों ओर गलियारा बनाया जाता था इसमें, और जिसे प्राक्रम कहते थे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक मान लीजिए पूरी गर्भगृह है, तो इसके चारों ओर यहाँ घूमने के लिए गलियारा बनाया गया, जिसको प्राक्रम कहते थे। ठीक है, छतदार प्रदक्षिणा पथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ स्तंभों के अंदर अगर आप भ्रमण करते हैं तो ये पूरा छत के द्वारा यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, जो मदुरै शैली में सबसे बड़े गोपुरम बनाए गए, गोपुरम का विकास काफ़ी यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ। ठीक है, बड़े बड़े से गोपुरम बनाए गए और हर जगह बारीक नक्काशी की गई। यहाँ पे चाहे स्तंभ हो, छत हो, चाहे गोपुरम हो, हर जगहों पे यहाँ पे बड़ी जो बारीक से बारीक नक्काशी की गई। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर चित्र में दिखाया गया है, तो यह इसका उदाहरण है। ठीक है, नायक शैली या मदुरै शैली का। और विश्व में सबसे बड़ा जो ऊंचा गोपुरम है वह मीनाक्षी मंदिर का ही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मीनाक्षी मंदिर का ही गोपुरम है। गोपुरम एक मंदिर प्रकार का ही संरचना होता था, लेकिन यहाँ पे मुख्य देवता नहीं होते थे। यहाँ से आपको प्रवेश करके दूसरे ओर निकल के इसके पीछे मंदिर हुआ करता है। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र है गोपुरम कहलाता है, जिसे हम प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेसर शैली या कर्नाटक शैली। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों के द्वारा यह बेसर शैली या कर्नाटक शैली का उदय किया गया, और जो कि नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ठीक है, यह कर्नाटक वाले क्षेत्र में था, इसलिए कर्नाटक शैली कहा जाता है। और विमान व मंडपम को ज़्यादा महत्व दिया गया है। विमान ये शिखर होता है, ठीक है, और मंडपम जो इसके सामने वाला हिस्सा होता है, इसको ज़्यादा महत्व दिया गया। खुले प्रदक्षिणा पथ हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे मदुरै इसमें हमने चर्चा की थी। ठीक है, मदुरै मंदिर में कि यहाँ पे छतदार प्रदक्षिणा पथ हुआ करते थे, परंतु यहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई है। यहाँ पे सीधे सीधे आप खुले स्थान में प्रदक्षिणा कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे गर्भगृह है। ठीक है, गर्भगृह के चारों ओर आप परिक्रमा करना हो तो खुले में परिक्रमा कर सकते हैं। खंभों, दरवाजों, छतों पर भी नक्काशी की गई, हर जगह पे यहाँ पे भी नक्काशियों को स्थान दिया गया है। 3 राजवंशों का जो बेसर शैली को विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, बादामी और कल्याणी के चालुक्यों का। ठीक है, राष्ट्रकूटों का, राष्ट्रकूटों के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उन्होंने बनाया एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, यह एकात्म मंदिर है। ठीक है, बड़े से पत्थर को या बड़े से पहाड़ को काट के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक के मंदिर बनाई गई है, और नक्काशी भी बहुत शानदार की गई है। ठीक है, तो ये कैलाशनाथ मंदिर आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हलेबीडु का जो मंदिर है, तो ये यहाँ पे होयसल शासकों के द्वारा जो योगदान दिया गया, तो उनके द्वारा हलेबीड का मंदिर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनका प्रभाव, जो बेसर शैली पे जो नागर और द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा, तो वो किस प्रकार से। तो नागर शैली का प्रभाव उसमें पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नागर शैली का वक्र रेखीय शिखर। ठीक है, ये जो शिखर है वक्र रेखीय जाता है। ठीक है, और वर्गाकार आधार, जैसे कि यहाँ पे गर्भगृह आप वर्गाकार देख सकते हैं। तो नागर शैली से 2 चीज़ें ली गई है। द्रविड़ शैली से जटिल नक्काशी ली गई, हर जगह पे यहाँ पे नक्काशी को स्थान दिया गया। और विमान की डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ऊंचा विमान बनाया गया है। और मूर्तियाँ, जो इसके अंदर मूर्ति स्थापित है या नक्काशी में जो मूर्तियाँ निकाली गई है, तो ये द्रविड़ शैली के प्रभाव है। ठीक है,
जैसे ऐहोल का लड़खान मंदिर, ये देख सकते हैं आप, ऐहोल का लड़खान मंदिर ये प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर शैली। तो विजयनगर शैली में चोल, होयसल, पांड्य, चालुक्यों, तो इन सभी के शैलियों का जो वास्तुकला की जो शैलियाँ थी, चोल, होयसल या पांड्य, चालुक्यों का, तो विजयनगर में हमें इनका संयोजन देखने को मिलता है। ठीक है, और चूंकि विजयनगर में के बगल में ही बीजापुर था, तो बीजापुर की जो हिंदी इस्लामी शैली थी, तो उससे भी ये विजयनगर की शैली प्रभावित हुई। ठीक है, इसके दीवारों पर नक्काशी ज्यामितीय पैटर्न, अर्थात ये इस्लामिक परंपरा का था ज्यामितीय पैटर्न। वहाँ पे पशु या मनुष्य के चित्र नहीं बनाए जाते थे, केवल और केवल ज्यामितीय पैटर्न रहते थे, तो इसका भी प्रभाव हमको देखने को मिलता है नक्काशी के साथ साथ। ठीक है, सभी दिशाओं में गोपुरम बनना शुरू हुआ विजयनगर में। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि यहाँ पे प्रवेश द्वार केवल एक ही दिशा में होता था, जहाँ पे प्रवेश द्वार गोपुरम से होकर जाना पड़ता था, परंतु विजयनगर शैली में चारों तरफ से यहाँ पे इन्होंने प्रवेश द्वार की व्यवस्था कर दी। ठीक है, और एकास्म पाषाण पत्थर का प्रयोग करते थे मंदिरों का निर्माण करने के लिए। एकास्म का क्या तात्पर्य होता है, कोई भी एक यहाँ पे पत्थरों को काट कर इसी से एक इसी से ही संरचना का निर्माण करना। ठीक, स्तंभों पर पौराणिक प्राणी याली यानी कि घोड़ा का चित्र हमको देखने को मिलता है नक्काशी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो एक से अधिक मंडप यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, और जो केंद्रीय मंडप होता था उसे कल्याण कहते थे। ठीक है, केंद्रीय मंडप को कल्याण कहते थे। मंदिर परिसर में धर्मनिरपेक्ष भवन भी बनने शुरू हुए। भगवान से प्रेरित होने के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे जो मंदिरों का भी निर्माण हुआ। परिसर जो है परकोटे से घिरा हुआ करता था। ठीक है, आप यहाँ पे हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मंदिर, प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं होयसल शैली। ठीक है, तो होयसल शैली, इसके अंतर्गत मैसूर के निकट होयसल शासकों ने इसे 1050 से लेकर 1300 ईस्वी तक का इसका विकास किया। ठीक है, स्तंभों वाले केंद्रीय हाल के चारों ओर अनेक मंदिर होते थे। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मंदिर यहाँ पे निर्माण किए जाते थे मुख्य मंदिर के आइट साइड में। जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार की जो भूमि योजना होती थी, यानी कि यहाँ पे हमने अभी तक चर्चा की कि यहाँ पंचायतन शैली में इस प्रकार से क्रूसेड आकार होता था, परंतु यहाँ पे इस प्रकार के क्रूसेड आकार को छोड़कर यहाँ पे जो भूमि योजना है, ठीक है, तो वहाँ पे तारामय योजना होनी शुरू हो गई। अर्थात मुख्य मंदिर के सापेक्ष यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, तो यह एक प्रकार की तारामय भू योजना शुरू हुई। सामग्री यहाँ पे जो मुलायम पलवा पत्थर हैं उनका अधिकतर प्रयोग किया गया। नक्काशी का अति प्रयोग है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हर जगहों पे यहाँ पे नक्काशी का प्रयोग किया गया और सभी कक्षों में शिखर भी बनाए गए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर। ठीक है, जगती जो है मंदिर का वह काफ़ी ऊंचा है, लगभग 1 मीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और दीवारें व जो सीढ़ियाँ हैं वह जिगजैग पैटर्न में है। तो उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं हलेबीड में जो होयसलेश्वर मंदिर है। ठीक है, यह इसका प्रमुख उदाहरण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाल और सैन शैली। तो यह बंगाल वाले क्षेत्र में 8वीं से 12वीं सदी में चला। ठीक है, जिसमें पाल जो थे बौद्ध मत के अनुयायी थे, सहिष्णु थे परंतु सभी धर्मों के लिए, और इन्होंने बौद्ध के साथ साथ सभी धर्मों को प्रश्रय दिया। सेन शासक भी हिंदू थे परंतु वो भी सहिष्णु थे, उन्होंने भी सभी धर्मों को प्रश्रय दिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बांस की झोपड़ियों के भांति यहाँ पे भवनों का निर्माण किया गया। विशेषताएं देखें पाल और सैन वास्तुकला की। तो ठीक है, वक्राकार ढलुआ छत, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रकार का ढलुआ छत बनाया गया है। ठीक है, बांग्ला छत कहते हैं इन्हें। सामग्री पकी ईंट एवं मिट्टी, जिसे टेराकोटा भी कहा जाता था, इनका निर्माण इनका प्रयोग किया गया। लंबा और वक्राकार शिखर बनाया गया। ठीक है, इसके ऊपर आमलक भी बनाए गए हैं, छोटे से आप आमलक देख सकते हैं। प्रस्तर या पत्थर और धातु का भी प्रयोग इनको निर्माण में किया गया। जो मूर्तियाँ हुई वो अत्यधिक चमकीली और फिनिशिंग ग्रहण करती थी, इस वजह से ये अद्वितीय मूर्ति है। बराकर में जो सिद्धेश्वर मंदिर है इसे गोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह इसका प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा। अब हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या अभी तक अध्ययन किया। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया यहाँ। ठीक है, विभिन्न शैलियों के बारे में, नागर, बेसर, द्रविड़, सारी शैलियों के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पे हमने मंदिर वास्तुकला की शैली में नागर, बेसर, द्रविड़, नायक, होयसल, विजयनगर, पाल शैली, इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा की। ठीक है, नागर शैली हो गया। उसके बाद हमने देखा नागर शैली के अंदर उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली। उसके बाद हमने देखा सोलंकी शैली। नेक्स्ट हमने देखा द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली में भी 2 शैलियाँ हैं, जो पल्लव और चोल। तो पल्लव के अंतर्गत महेंद्र समूह, नरसिंह समूह। ठीक है, उसके बाद राजसिंह और नंदी वर्मन समूह। चोल वास्तुकला में हमने
उसकी विशेषताएं देखी। उसके बाद हमने चोल मूर्तिकला में नटराज वगैरह के बारे में चर्चा की। नायक शैली या मधुरा शैली देखा, ठीक है। उसके बाद बेसर शैली या कर्नाटक शैली के बारे में चर्चा की है, प्रभाव देखा। उसके बाद में हमने विजयनगर शैली देखा। नेक्स्ट हमने होयसल शैली के बारे में चर्चा की। आगे हमने देखा पाल और सैन शैली के बारे में, जिसमें उसकी विशेषताएं देखी, ठीक है। तो ये रहे हमारे प्रमुख चर्चा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।